क्योंकि 17 सालों में 15 बार प्रधानमंत्री बदलने वाला नेपाल आज अनाथ खड़ा है। अनाथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक देश को चलाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो लोकतंत्र का या राजशाही का। लेकिन आज नेपाल में ना लोकतंत्र की पूरी साख बची है, ना राजशाही का कोई नाम लेवा। सवाल यह है कि नेपाल किसका है? कौन चुनेगा नेपाल की अगली सरकार? क्या वो नेपाल की जनता होगी जो अपने नए सियासतदानों को चुनेगी? क्या वो अमेरिका, चीन जैसे बाहरी ताकत होंगे जो नेपाल में कुर्सी पर कौन बैठेगा, नेपाल कौन चलाएगा, उसको तय करेंगे? सवाल यह भी कि जिस सेना ने नेपाल की कमान को संभाला है, क्या वो पाकिस्तान की तरह अपने अंदर महत्वाकांक्षा तो नहीं पाल लेगी कि हमें ही सरकार चलानी है, क्योंकि जनता जो है वो राजनेताओं से या राजशाही से खुश नहीं है? या फिर नेपाल के वो मेयर जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इस क्रांति को असली आवाज उन्होंने पीछे से दी, और वो मेयर जो टाइम्स मैगजीन में टॉप 100 में आए, वो नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसको हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको बताते हैं कि बीते 17 सालों में नेपाल को कैसे 15 प्रधानमंत्री बने। दरअसल नेपाल एक ऐसा देश है जो राजनीतिक तौर पर हमेशा अस्थिर नाव पर रहा। 2008 में नेपाल में राजशाही का खात्मा हुआ, देश ने लोकतंत्र अपनाया, लेकिन सत्ता की कुर्सी पर टिकना तब से किसी के लिए आसान नहीं है। 17 सालों में 15 प्रधानमंत्री, और यह आंकड़ा अपने आप में इस देश की राजनीतिक अस्थिरता की कहानी को बयां करता है। 2008 में पुष्प कमल दहल प्रचंड वो बनते हैं प्रधानमंत्री, 16-17 में बनते हैं, 2022 से 24 के बीच में भी वही रहते हैं। माओवादी नेता प्रचंड कई बार सत्ता संभालते हैं, लेकिन जब आते हैं तब बाहर भी जाते हैं। माधव कुमार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, इनका कार्यकाल भी विवादों में रहा। झलनाथ खनाल 2011 में सरकार बनाई, तुरंत चली गई। बाबूराम भट्टाचार्य 11 से लेकर 2013 तक माओवादी विचारधारा के थे, लेकिन स्थिरता नहीं दे पाए। खिलराज जो थे वो 2013-14 में आए, राजनीतिक चेहरा। सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस के नेता, जिनका कार्यकाल छोटा रहा। फिर आए केपी शर्मा ओली, वही जो इस बार भाग कर गए हैं। 2015 में प्रधानमंत्री बने, 18 से 21 में भी थे, फिर 25 से बने। कई बार आए, लेकिन भ्रष्टाचार के दलदल में हमेशा डूबे रहे। शेर बहादुर देउवा 17 से 18 और 21 से 22 में प्रधानमंत्री थे। अब सवाल यह है कि क्या इनमें से कोई वापस आ सकता है, या नेपाल किसके भरोसे जा सकता है? क्योंकि नेपाल में तो युवाओं ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन सवाल यह कि सत्ता का भविष्य क्या होगा? क्या बालेंद्र सुमन या रवि जैसे चेहरे जो हैं वो देश को बचाएंगे, या कोई और है जो यहां पर आएगा, कोई ऐसा जिसने ये क्रांति लाई हो? जेनजी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब आवाज उठाई, तो जेनजी अब चाहते हैं कि उनके पसंद के लोग भी सत्ता में आए। वो जो उनके मुद्दे, जिसमें बेरोजगारी है, शिक्षा है, अर्थव्यवस्था है, उनका सामना करें। अब ये कौन कर सकता है? ये वो कर सकता